बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है पैथोफिजियोलॉजी 2। पैथोफिजियोलॉजी 2 हमारे साथ बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है। उसके तकरीबन टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम जो 6 चैप्टर पढ़ेंगे उसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो कि पैथोफिजियोलॉजी 2 है वहाँ पे मौजूद है, जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर आई क्लियर किया है। आज हम जो आई के डिसऑर्डर्स है उसको क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम ईयर के डिसऑर्डर को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं वो हमारे साथ है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के बारे में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक लेक्चर शेयर किया है जो कि हमारे साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 के प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन अगर हमारे साथ इससे ये जो पैथोफिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एमसीक्यूज आएंगे तो वो पैथोफिजियोलॉजी के ही स्लाइड से आएंगे। लेकिन अगर आप लोग कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्लोकोमा हमारे साथ क्या होती है, आई के अंदर जो है ना इसकी अपनी एक प्रेशर होती है, ठीक है। और इसका प्रेशर जो है ना वो नॉर्मली तकरीबन 8 से 20 तक होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो आई के प्रेशर जो कि हमारे साथ 8 to 20 होती है, अगर वो 20 से इंक्रीज हो गया, 21 तक पहुंच गया, जिसको हम इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं, अगर वो इंक्रीज हो गया तो उस दौरान हमारे साथ क्या होती है, आई का एक डिजीज़ काज होती है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो कि रेटिना उसको मैसेज देती है कि जाओ और ब्रेन तक मैसेज ले चलो ताकि हमें चीज़ें दिखाई दे, ठीक है। तो वही जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उस दौरान हमारे आई को फिर चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब इस डिजीज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ द आई। नॉर्मल फंक्शन ऑफ द आई क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया है, लेकिन इसमें फिर भी हम पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ द आई क्या है। तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। हमारी आई के फर्स्ट लेयर जो है ना वो कॉर्निया होती है, ठीक है। कॉर्निया के ज़रिए आई में जो लाइट होती है वो एंटर हो जाती है। जब वो लाइट एंटर हो जाती है तो वो हमारे आई के फ्रंट पे एक लेंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम कैमरा लेंस भी कह सकते हैं। वो एज अ कैमरा लेंस की तौर पे काम करती है, ठीक है। तो उस लेंस से वो पास हो जाती है। जब लेंस से वही लाइट पास हो जाती है तो उसके बाद हमारी आई पे प्यूपल आ जाती है। प्यूपल से वो जो लाइट होती है वो पास हो जाती है और कहाँ तक चले जाते हैं, प्यूपल से पास होके ये चले जाते हैं रेटिना पे, ठीक है। जब ये रेटिना पे चले जाते हैं तो रेटिना के पीछे कुछ नर्व मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइट्स, जो जो कि हमारे साथ होते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। वही ऑप्टिक नर्व्स क्या कर देती है, उस लाइट को डिटेक्ट कर देती है रेटिना से और फिर मैसेज ले चलती है कहाँ पे, ब्रेन तक। ब्रेन जो है ना वो एक इमेज बना देती है और रेटिना तक दोबारा से वही मैसेज आ जाता है कि ये सामने आपके सामने जो है ना ये चीज़ पड़ा हुआ है, इसको आप लोग देख ले, ठीक है। तो आई के ज़रिए से इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। आई का जो साइट सेंस होता है वो इस तरह से क्रिएट हो जाता है। तो इस सारी स्लाइड में यही लिखा गया है। तो हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, द आइरिस वर्क मच लाइक द डायफ्राम। आइरिस जो है ना वो हमारे साथ जो कैमरा का डायफ्राम होता है उसकी तरफ पे काम करता है, ठीक है। जो कि क्या कर देती है, कंट्रोलिंग हाउ मच लाइट रीच, कि कितना लाइट जो है ना वो बैक ऑफ द आई तक यानी रेटिना पे पहुंचना चाहिए और कितना जो है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट चला जाए तो उसकी वजह से जो रेटिना है वो डैमेज भी हो सकती है, उसकी डिटैचमेंट वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। इट डज दिस बाय ऑटोमेटिकली। ये जो है ना ये हमारे साथ ऑटोमेटिकली होती है, कुदरत का निज़ाम है कि आई में इतना जो इसका जो सेटिंग है वो इस तरीके से रखा गया है कि मतलब सारा जो लाइट कंट्रोल है, जो हमारे देखने की जितनी एबिलिटी वगैरह है, कुदरत की निज़ाम की वजह से ही होती है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं कि फिर क्या होता है कि इट डज दिस ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। ये जो लाइट डिटेक्ट होती है, लाइट सेंसिटिविटी जो होती है, लाइट कंट्रोलिंग जो होती है, ये हमारी प्यूपल की वजह से भी होती है। प्यूपल जो है ना वो क्या हो जाते हैं, जब हमारे साथ लाइट तेज़ी से आ जाती है तो जो प्यूपल होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और जब लाइट कम होता है तो प्यूपल जो है ना खुद ब खुद क्या हो जाता है,
दोबारा से डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ एक कैमरे के होल की तरह फंक्शन करता है कि जब हमारे साथ पिक्चर दूर हो तो उसके ज़रिए से हम हमारे पास जो लेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम उसके ज़रिए से हम पिक्चर को जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। तो इसी तरह से हमारा प्यूपल भी काम करता है। द आई क्रिस्टलाइन लेंस साइट जस्ट बिहाइंड द प्यूपल एंड एक्ट लाइक ऑटो फोकस कैमरा लेंस, ठीक है। जिस तरह से कैमरे में लेंस प्रेजेंट होता है और वो चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है, जूम कर देता है, पिक्चर को दोबारा से दूर कर देता है, फोकस का काम करता है। इसी तरह से आइज़ में भी एक क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है जिस जो कि कॉर्निया के नीचे प्रेजेंट होता है और जो कि हमारे साथ किसका फंक्शन करता है, लाइट पे चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। फोकस बाय द कॉर्निया एंड द क्रिस्टलाइन लेंस द लाइट मेक इट्स वे टू द रेटिना, ठीक है। और ये जो लाइट जो है ना हमारे लेंस से पास हो जाती है, ये जो कॉर्निया एंड लेंस से लाइट पास हो जाती है तो ये डायरेक्टली कहाँ पे चला जाता है, रेटिना पे चला जाता है। रेटिना हमारे साथ वो टिश्यूज़ है जो कि लाइट सेंसिटिव टिश्यूज़ है, ठीक है, और बैक ऑफ द आई पे प्रेजेंट होता है। इस रेटिना का क्या फंक्शन होता है जी, ये जो रेटिना होती है ये हमारे साथ इमेज को सेंसर देती है, यानी इमेज को क्या कर देती है, बना देती है। और किस तरह से बना देती है, यहाँ पे कुछ नर्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। वही ऑप्टिक नर्व जो है ना ये रेटिना उस इमेज को, उस लाइट को इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देती है और ऑप्टिक नर्व तक चले जाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व क्या कर देती है, ये ऑप्टिक नर्व का जॉब ये होता है कि ये ब्रेन तक मैसेज ले चलता है कि ये चीज़ हमारे सामने पड़ा हुआ है। तो वही जो ब्रेन होता है वो क्या कर देती है, वो मैसेज को वापस सेंड कर देता है रेटिना के, ये चीज़ जो है ना ये हमारे साथ ये प्रेजेंट होता है और इसको देख के, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। स्टूडेंट्स फिर हमारे साथ आता है व्हाट इज़ ऑप्टिक नर्व। जैसे कि हमने बात की कि रेटिना के पीछे जो है ना कुछ नर्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अब वही ऑप्टिक नर्व किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व जो है ना ये हमारे साथ कुछ नर्व होते हैं, कुछ न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से जो ब्रेन है वहाँ तक मैसेज चलता है आइज से। तो लिखा गया है कि द ऑप्टिक नर्व इज़ लोकेटेड इन द बैक ऑफ द आई। बैक ऑफ द आई पे कुछ नर्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इसको हम सेकंड क्रेनियल नर्व भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे साथ क्रेनियल नर्व 2 है, ठीक है। इट इज़ द सेकंड ऑफ सेवरल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ये हमारे साथ सेकंड सेवरल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है। द जॉब ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज़ टू ट्रांसफर विजुअल इंफॉर्मेशन। इसका जॉब क्या होता है कि ये हमारे रेटिना से इम्पल्सिस की शक्ल में क्या कर देती है, जो लाइट होती है उसको ले चलते हैं ब्रेन तक, ये ट्रांसफरिंग कर देती है, ठीक है। जो चीज़ें होती है जो कि फॉर एग्जांपल एक लाइट है वो हमारे आइस पे पड़ चुका है, ठीक है, और वही जो लेंस प्यूपल वगैरह से पास हो गया है और रेटिना तक पहुंच गया है, रेटिना उसको इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देती है और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है ना वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक पहुंच जाती है और फिर हमारे आई को मैसेज देता है ब्रेन की ये चीज़ सामने पड़ा हुआ है, इसको देखे, ठीक है। फिर लिखा गया है हमारे साथ के व्हाट इज़ ग्लोकोमा। जो हमारा मेन टॉपिक है ग्लोकोमा। तो ये ग्लोकोमा जो है ना ये किस चीज़ को कहती है, किस टाइप ऑफ डिजीज़ होती है। ग्लोकोमा जो है ना ये एक्चुअली एक प्रोग्रेसिव यानी ज़्यादा टाइम से भी हो सकता है और कम टाइम एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है, ठीक है। ये एक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी का क्या मतलब है, यानी इसमें जो नर्व होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो विजन है उसकी लॉस आ जाती है, ठीक है। विद लॉस ऑफ रेटिनल न्यूरॉन, लॉस ऑफ रेटिनल न्यूरॉन यानी जो रेटिना पे जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जो नर्व प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर लेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं, उसकी क्या हो जाती है, उसकी डैमेज हो जाती है, जिसकी रिजल्ट में ब्लाइंडनेस या जो मतलब ब्लडनेस वगैरह काज हो जाती है अगर इसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ग्लोकोमा हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, किस वजह से, जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाती है। और जब वो डैमेज हो जाती है तो इसकी वजह से अगर इसको हमने टाइम के साथ ट्रीट नहीं किया तो हमारे साथ ब्लाइंडनेस काज हो सकती है। Glaucoma is describe a group of disease that kill retinal ganglion cell। जो retinal ganglion cell होते हैं जो कि आइज में रेटिना पे प्रेजेंट होती हैं, जब वो डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ग्लोकोमा हो गई है। और ग्लोकोमा ज़्यादातर किस वजह से होती है, जब हमारे साथ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर IOP इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से जो है ना ग्लोकोमा काज हो जाती है। बट इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट टू इंड्यूस
द न्यूरोपैथी, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो जाए, न्यूरोपैथी जो है ना वो इंड्यूस हो जाए। जो नॉर्मल ऑकुलर प्रेशर होती है तो वो बिटवीन 10 mm ऑफ एच से लेकर 20 mm ऑफ एच तक होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि 8 mm ऑफ एच से लेकर 20 mm ऑफ एच तक भी हो सकता है। तो अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में 10 नहीं था और 8 आया तो फिर आप लोगों ने 8 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारे साथ जो एवरेज होती है, एवरेज इंसान की जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होती है वो 15.5 mm ऑफ पीजी होती है। और एज में जो फ्लक्चुएशंस आती है तो वो अबाउट 2.75 तक होती है, ठीक है। तो अगर हमारे साथ 20 mm ऑफ एच से इंक्रीज हो गया यानी 21 तक भी पहुंच गया तो तब हमारे साथ जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और वो हमारे साथ एक डिजीज़ को काज कर देती है, जिसको फिर हम क्या कहते हैं कि ग्लोकोमा हो गई है, यानी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देख ले तो लिखा गया है कि व्हाट इज़ ग्लोकोमा। ये हमारे साथ एक ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या हो जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। ग्लोकोमा इज़ अ कॉमन आई कंडीशन, ये हमारे साथ एक कॉमन आई कंडीशन होता है जिसमें क्या होती है, वेयर द ऑप्टिक नर्व विच कनेक्ट्स टू द आई टू द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो कि सेकेंड क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारे ब्रेन को आई से कनेक्ट कर देती है। ब्रेन और आई का कनेक्शन ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से होती है। जब ये डैमेज हो जाए तो इस दौरान हम कहते हैं कि ग्लोकोमा हो गई है। इट इज़ यूजुअली caused by fluid building of in the front of eye, which increase pressure inside the eye। जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं हमारे आई के फ्रंट पे, ठीक है, जब उसकी प्रेशर इंक्रीज हो जाए, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से ये काज होती है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर द की टू प्रिवेंट विजन लॉस फ्रॉम द ग्लोकोमा। ग्लोकोमा को हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, यानी इसको हम हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम मैनेज कर सकते हैं कि जो विजन लॉस है उससे बंदा जो है ना वो थोड़ा महफूज रह सके, ठीक है। तो उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं कुछ ट्रीटमेंट के ज़रिए। स्टूडेंट्स, ये जो दो डायग्राम दिए गए हैं, अगर आप लोग नॉर्मल को देख ले तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल है, बिल्कुल सही तरीके से हमारे साथ जो पिक्चर है वो दिखाई देता है। लेकिन अगर इस पिक्चर को आप लोग देख ले तो क्या हो गया है, एक डार्कनेस आ गई है इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, ठीक है। लेकिन सेंट्रल में कुछ डायग्राम दिखाई देता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि साइड बाय साइड जो पेरिफेरल विजन लॉस है वो हो गया है और सेंट्रल विजन लॉस अभी बाकी है, ठीक है। यानी सेंट्रल विजन लॉस नहीं हुआ है लेकिन पेरिफेरल विजन लॉस हो गई है। अगर इसको अब ट्रीट नहीं किया तो हमारे साथ सेंट्रल विजन लॉस भी हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑकुलर हाइपरटेंशन इन द आई। जो ऑकुलर प्रेशर होता है, जो हमारे आई के जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है, जिसको हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं, अगर उसकी प्रेशर जो है ना वो हमारे साथ किस तरह से बढ़ जाते हैं आई में, ठीक है, उसका सारा मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा गया है कि क्या होता है, आई प्रेशर, इंट्राऑकुलर प्रेशर इज कंट्रोल बाय अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वेस ह्यूमर। हमारे आई में कुछ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। उस एक्वेस ह्यूमर के ज़रिए से हमारी आई का जो प्रेशर होता है, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो आई का या जो ग्लूकोमा का प्रेशर होता है वो किसकी वजह से, सॉरी, जो आई का इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो किसकी वजह से कंट्रोल होता है। तो आप लोगों ने ये रिमेंबर रखना है कि एक्वेस ह्यूमर की वजह से। विच फिल्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, जो कि हमारे आई का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो कॉर्निया होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस फ्लूइड इज मेड अप बाय सिलियरी बॉडी, ये हमारे सिलियरी बॉडी से बने हुए होते हैं ये फ्लूइड। A ring of tissue behind the colored part of the eye, जो colored part of the eye होती है जिसको हम iris कहते हैं, वो क्या हो जाती है, वो इस फ्लूइड से अराउंड होती है, ठीक है, एक रिंग सी बनी हुई होती है, ये बिहाइंड होती है इस फ्लूइड के, ठीक है। इट फ्लो थ्रू द प्यूपल एंड ड्रेन आउट थ्रू टिनी ड्रेनेज चैनल्स कॉल्ड द ट्रिबिकुलर मेशवर्क। ये जो सिलियरी बॉडी होती है, इसकी जो फ्लो होती है, यानी प्यूपल से ये फ्लो कर देती है कहाँ तक, मतलब ये जो है ना, ये हमारे साथ जो इसके ड्रेनेज जो हो जाती है या इसकी जो फ्लो होती है, तो ये कुछ चैनल के ज़रिए से होती है। उस चैनल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिबिकुलर मेशवर्क। तो अब ये ग्लूकोमा तब होगी या तो ट्रिबिकुलर मेशवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या सिलियरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और इसकी वजह से फिर जो इंट्रा
इंट्राओकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा काज हो जाती है। दिस इज सिचुएटेड इन द ड्रेनेज एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के दरमियान एक एंगल बन जाती है, ठीक है। और ये जो ट्रेबुकुलर मेशवर्क होता है ये इस दोनों के दरमियान ये ड्रेनेज कर देती है इस फ्लूइड की या इस सिलियरी बॉडी की, ठीक है। द क्लियर विंडो एट द फ्रंट ऑफ द आई, ये क्लियर विंडो हमें दिखाई देती है एट द फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। फ्रंट ऑफ आई में एक क्लियर विंडो होती है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तब वो विंडो जो है ना वो क्लियर नहीं हो जाती। इन अ नॉर्मल आई देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द ड्रेनेज ऑफ दिस फ्लूइड, ठीक है। और जब हमारे साथ नॉर्मल आई होती है तो नॉर्मल आई में ये जो प्रोडक्शन ऑफ द सिलियरी बॉडी और जो ड्रेनेज ऑफ द सिलियरी बॉडी होती है जो ट्रेबुकुलर मेशवर्क के ज़रिए से होती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसमें इम्बैलेंस आ जाती है। जब इम्बैलेंस आ जाती है तो इसकी वजह से हमारे साथ जो आईओपी है वो इंक्रीज हो जाती है, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है और इसकी वजह से ग्लूकोमा शुरू हो जाती है या हो जाती है। IOP may become elevated due to excessive aqueous fluid production or indicate drainage of the eye, ठीक है, inadequate drainage of the eye। अब आईओपी क्यों होगी? जब हमारे साथ ये ट्रेबुकुलर मेशवर्क के ज़रिए से जो ड्रेनेज होती है इस आईओपी के, तो या तो ऐसा होता है कि ये ट्रेबुकुलर मेशवर्क ख़राब हो जाती है या ऐसा होता है कि जो सिलियरी बॉडी है वो ख़राब हो जाती है। तो जब हमारे साथ ये जो आईओपी था यानी जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ये तब एलिवेट होती है जब हमारे साथ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एक्वियस ह्यूमर की, ठीक है, और इसकी ड्रेनेज कम हो जाए, ठीक है, या इसकी ड्रेनेज ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन इतनी नहीं हो जाती, तो इस वजह से ये जो आईओपी है वो इंक्रीज हो जाती है और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज हो जाती है। इफ़ द आईओपी इज़ एलिवेटेड, अगर आईओपी एलिवेटेड हो गया, ज़्यादा हो गया, इट कैन काज प्रेशर विद इन द आई, इसकी वजह से हमारी आई में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं। और जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो ऑकुलर हाइपरटेंशन हो जाती है। जब ऑकुलर हाइपरटेंशन हो जाती है तो इसकी वजह से बिकॉज द फ्लो ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ द आई बिकम रिस्ट्रैक्टेड एंड द प्रेशर ऑफ द आई राइजेस, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल आई जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह से होती है, ठीक है। इसमें जो प्रेशर है वो नहीं होता, इतना इंक्रीज नहीं होता, बल्कि नॉर्मल होता है 10 to 20 होती है, ठीक है, 10 to 20 mm ऑफ एच जी होती है। लेकिन क्या हो जाता है अगर ग्लोकोमा को आप लोग देख लें तो क्या हो जाता है, इसमें ये जो प्रेशर होती है ये इंक्रीज हो जाती है और ये प्रेशर डायरेक्ट कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे ये नर्व प्रेजेंट होते हैं। जब यहाँ पे ये प्रेशर आ जाती है तो ये नर्व जो है ना ये टाइम के साथ साथ डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल विजन लॉस पहले खराब हो जाता है और फिर हमारे साथ जो सेंट्रल विजन है वो जो है ना वो खराब हो जाता है और जो बंदा है वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है एनाटॉमी ऑफ ग्लूकोमा। अब अगर ग्लूकोमा की एनाटॉमी को हम देख लें तो क्या होता है कि क्लियर लिक्विड कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर सर्कुलेटेड इनसाइड द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। हमारे आई के अंदर जो फ्रंट पोर्शन होता है वहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। वो एक्वियस ह्यूमर जो है ना वो बिल्कुल फ्रंट पे आई के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है और वो बिल्कुल नॉर्मली सर्कुलेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ग्लूकोमा होती है, to maintain a healthy eye level of pressure within the eye, a small amount of aqueous humor is produced continuously while the equal amount of flow of the through microscopic drainage called system the trabecular meshwork। तो हमारे नॉर्मल आई की जो नॉर्मल आई होती है जो हेल्दी लेवल ऑफ प्रेशर मेंटेन रखती है, उसमें क्या होती है, उसमें कुछ कम अमाउंट ऑफ ये फ्लूइड जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाती है, एक्वियस ह्यूमर प्रोड्यूस हो जाती है और वही एक्वियस ह्यूमर जो है ना वो इक्वल अमाउंट में बैलेंस के साथ जो है ना वो ट्रेबुकुलर मेशवर्क के ज़रिए से इसकी ड्रेनेज हो जाती है। लेकिन जब हमारे साथ ये ट्रेबुकुलर मेशवर्क जो है ना ये खराब हो जाए या क्या होता है, या ये सिलियरी बॉडी जो है ना उसमें कुछ मसला आ जाती है,
उस दौरान ये जो प्रेशर होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है। और ये क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि हमारे साथ जो फ्लूइड की ड्रेनेज हो रही थी, सॉरी, जो फ्लूइड की प्रोडक्शन हो रही थी, जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन हो रही थी, अब उसकी उतनी ड्रेनेज नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी ड्रेनेज कम हो रही है और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से हमारे साथ क्या हो जाती है, ये ग्लोकोमा कास हो जाती है। एट द बेस्ट ऑफ द कॉर्निया नियर द सिलियरी बॉडी, ठीक है। और ट्रिबेकुलर मेशोर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो ट्रिबेकुलर मेशोर है वो हमारे साथ कॉर्निया के बेस पे और सिलियरी बॉडी के बिल्कुल करीब प्रेजेंट होती है। फिर लिखा गया है कि विद ग्लोकोमा एक्वियस ह्यूमर डजंट फ्लो थ्रू द ट्यूबिकुलर मेशोर प्रॉपरली ओवर टाइम, आई प्रेशर IOP इंक्रीज एंड डैमेज द ऑप्टिक नर्व फाइबर। वही बात है कि क्या हो जाता है कि ग्लूकोमा में जो एक्वस ह्यूमर है वो सही से फ्लो नहीं हो जाती उसकी, ठीक है, यानी जो ट्यूबिकुलर मेशोर है उसके ज़रिए से उसकी ड्रेनेज जो है ना वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से IOP इंक्रीज हो जाती है, इंट्राकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाती है और ऑप्टिक नर्व फाइबर जो है ना वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें दिखाना बंद हो जाती है। टाइप ऑफ ग्लूकोमा, अब देयर आर मेन टू टाइप ऑफ ग्लूकोमा। एक होती है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक होती है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा को हम क्रोनिक भी कहते हैं, ठीक है, हमारे साथ एक क्रोनिक कंडीशन होता है, जबकि जो क्लोज्ड ओपन ग्लूकोमा होती है उसको हम एक्यूट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होती है, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा, द एंगल इन द आई वेयर द आइरिस मीट द कॉर्निया इज एज वाइड एंड ओपन एज इट शुड बी, बट द आई ड्रेनेज कैनाल बिकम ब्लॉक्ड ओवर टाइम। क्या होता है कि जो कॉर्निया होती है और जो आइरिस होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आइरिस एंड कॉर्निया है, ठीक है। तो ये जो कॉर्निया एंड आइरिस होती है इन दोनों के दरमियान एक एंगल होती है और और वो एंगल जो है ना वो क्या होती है, वो बिल्कुल वाइड होती है, ठीक है, बड़ी सी होती है, वाइड होती है। और इस दौरान जो ड्रेनेज हो रही है हमारे साथ, जो इंट्राओकुलर फ्लूइड से ड्रेनेज हो रही है, ठीक है, तो ये जो सॉरी ये जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज हो रही है, तो ये जहाँ पे ड्रेनेज हो जाती है उस केनाल में ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है। और जब उस केनाल में ब्लॉकेज आ जाए तो इसकी ड्रेनेज नहीं होगी, जबकि इसकी प्रोडक्शन तो हो रही है। तो जब भी इसकी प्रोडक्शन हो रही है और ड्रेनेज नहीं होगी तो इस वजह से हमारे साथ इम्बैलेंस आ जाती है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाती है इंटरनल आई, ठीक है। और जब ये इंक्रीज हो जाए तो ऑप्टिक नर्व जो है ना वो डैमेज हो जाती है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से हमारे साथ आई में क्या हो जाती है, पेशेंट को सही से चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है, ठीक है। और टिपिकली ग्लोकोमा हैज़ नो सिम्टम इन एर्ली स्टेज, और इस स्टेज में जो ग्लोकोमा की साइन एंड सिम्टम है वो इतनी नहीं होती, तो ये जो है ना सीवियर भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं कि टाइप ऑफ ग्लोकोमा, जो ओपन एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक एंगल भी कहते हैं। ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसको हम क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिजीज। ये ज़्यादातर जब भी ग्लूकोमा हो जाए ना तो उसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा होती है, क्योंकि इसमें जो केनाल वे होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और वो किसी भी वजह से ब्लॉक हो सकती है, जैसे कि आई में कुछ चीज़ जले जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ब्लॉक हो सकती है। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से भी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है या केस होता है, ठीक है। इज प्रोग्रेसिव एंड करेक्टराइज बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज। और जब भी हमारे साथ ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से हमें दिखाई देता है, हमें पता चलता है कि क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा हो गई है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड एडवांसमेंट ऑफ दिस फॉर्म इज हाई आई प्रेशर। जब भी हमारे साथ आई प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये कंडीशन हो गया है, ठीक है। यानी जिसकी जो एडवांस साइन एंड सिम्टम है वो क्या है, यही है कि आई में जो इंटरनल इंट्राओकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इनिशियली देयर इज़ यूजुअली नो सिम्टम, इसमें इतना ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। इनिशियली इसकी सिम्टम नहीं होती, बट आई के प्रेशर जो है ना वो ग्रेजुअली ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फर्दर मोर से ज़्यादा हो जाती है। और एट सम पॉइंट द ऑप्टिक नर्व इज़ इम्पेयर्ड, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और जो पेरिफेरल विजन लॉस यानी जो जो साइड बाय साइड विजन है वो लॉस हो जाती है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो फिर इंसान जो है ना उसकी सेंट्रल विजन लॉस भी हो सकती है और टोटली ब्लाइंडनेस भी कास हो सकती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा कि ग्लूकोमा की रिस्क फैक्टर अब क्या है, ठीक है, ओपन एंगल की। तो उसकी कुछ रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं कि स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा इंक्लूड हाई आई प्रेशर, जो IOP है वो हाई होगी, इस वजह से हमारे साथ ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकती है, ठीक है। इसकी रिस्क फैक्टर हो सकती है, क्योंकि ग्लूकोमा हम किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे साथ ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है। और फिर जो है ना फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती हैं, जब भी हमारे साथ जेनेटिकली मौजूद हो ये IOP, तो जब भी बच्चा पैदा हो जाए तो वो डायरेक्ट ही ग्लूकोमा के साथ पैदा हो सकती है, और इसकी वजह से भी जो ये कंडीशन है वो कास हो सकती है, यानी ग्लूकोमा कास हो सकती है। इसके बाद हमारे साथ आता है कि अगर हमारे साथ कोई पेशेंट है और वो अमेरिकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, तो उसकी जो कॉर्निया होती है वो बहुत थिन होती है, तो इस वजह से उसको 40 एज में ज़्यादातर हो सकती है ये ग्लूकोमा। और अगर जनरल पॉपुलेशन की हम बात करें तो ज़्यादातर 60 एज में होती है, ठीक है। तो एज पे भी डिपेंड करता है, और अगर थिन कॉर्निया है किसी का तो इस दौरान भी हो सकती है। ये ज़्यादातर अफ्रीकन लोगों में होती है। अब फर्दर जो एडिशनल रिस्क फैक्टर है ओपन एंगल ग्लूकोमा की, तो उसमें हाई मायोपिया, मायोपिया किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे साथ नियर साइटेडनेस हो, यानी पार की चीज़ें जो है ना वो सही से दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है, यानी दूर की चीज़ें जो है ना वो सही से दिखाई नहीं दे रहे हो, जबकि करीब की नज़र ठीक हो, ठीक है। तो उसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, जिसको हम एक टर्म देते हैं मायोपिया, ठीक है। तो अगर हमारे साथ सीवियर मायोपिया हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए, डायबिटीज़ में क्या होती है, जो रेटिनोपैथी है वो हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है ना रेटिना की जो नर्व होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें फिर सही से दिखाई नहीं देती, यानी ग्लूकोमा हो जाती है। या अगर आई की कुछ इंजरी या सर्जरी हो जाए, ठीक है, और इस दौरान जो है ना ये आई जो है ना इतनी डैमेज हो जाए चीज़ की इसकी के इसकी जो नर्व है वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से हमारे साथ ग्लूकोमा कास हो सकते हैं। फिर हमारे साथ आते हैं हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो इसकी वजह से भी रेटिनोपैथी हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई लार्ज टाइम से ज़्यादा टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, जिसके रिस्क फैक्टर हमने फार्माकोलॉजी में पढ़े हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्यों इसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं सेकेंड टाइप, जो कि क्लोज्ड एंगल है। क्लोज्ड एंगल को हम नैरो एंगल भी कहते हैं, और इसको हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं, ठीक है, एक्यूट ग्लूकोमा भी कहते हैं। ये आप लोगों ने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर लिखा गया है कि द ड्रेनेज एंगल ऑफ ट्रिबुकुलर मेशवर्क बिकम ब्लॉक्ड। इसमें क्या होता है, उसमें जो किनाल है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, और इसमें जो ट्रिबुकुलर मेशवर्क है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस रेफरेंस को मालूम करना है, और इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि उसमें जो किनाल वे था वो ब्लॉक हो जाती है, जो ओपन एंगल था, ठीक है। और क्लोज्ड एंगल में हमारे साथ क्या होती है, जो मेशवर्क है, जो ट्रिबुकुलर मेशवर्क है वो जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, तो इसकी वजह से जो IOP है, इंट्राकुलर प्रेशर है, वो ज़्यादा हो जाती है। और इसकी साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ क्या आती है, सीवियर आईब्रो पेन होगी, ठीक है। जब भी आईब्रो पेन हो जाती है एक्यूटली, बहुत कुछ टाइम में इसकी जो साइन एंड सिम्टम है वो बहुत फास्टली दिखाई देते हैं, ठीक है। और दूसरा एक कि रेडनेस हो जाती है आई में, ठीक है। और रेडनेस के साथ साथ जो विजन है वो भी ब्लर्ड हो जाती है, ठीक है, और डिक्रीज हो जाती है। तो जब भी ये कंडीशन आ जाए तो आप लोगों ने जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है, और अपनी कंडीशन के बारे में ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। मस्ट बी ट्रीटेड एज अ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर इसको जल्दी से ट्रीट करना है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो कि आई का स्पेशलिस्ट होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग एक्यूट ग्लूकोमा को देख ले तो इस पेशेंट की सही को देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस आई को देख ले तो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, इस साइड पे भी ये जगह रेड हो गई है, ठीक है। और दूसरा है कि इसको अब आईब्रो पेन भी होगा, इसके साथ साथ इस रेडनेस के साथ साथ उसको चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ब्लर ब्लर विजन देगी, तो इस वजह से ये जो है ना आप डॉक्टर के पास जल्दी से जाएगा और अपने लिए इमीडिएटली मेडिकेशन लेगा, ठीक है। फिर हमारे साथ आते हैं ग्लूकोमा रिस्क फैक्टर, जो कोई क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है उसकी रिस्क फैक्टर क्या हो सकती है, तो एज हो सकती है, एज के साथ साथ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा भी हो सकती है, और ओपन एंगल ग्लूकोमा भी हो सकती है। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विजन, जो उसमें जो हमारे साथ ओपन एंगल था, तो उसमें क्या होता था, ये आप लोगों ने अब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो ओपन एंगल ग्लूकोमा था
उसमें नियर साइटेडनेस होता था, जबकि क्लोज्ड एंगल में फार साइटेडनेस, यानी जो करीब की चीज़ें हैं वो सही से दिखाई नहीं देंगी, जबकि दूर की चीज़ें सही से दिखाई देगी। ठीक है। आई इंजरी की वजह से ये हो सकती है, और इसके साथ साथ जो ज़्यादातर एशियन लोग होते हैं, एशियन एथनिसिटी, एशियन साइड की जो लोग होते हैं, ईस्ट एशियन साइड की, तो इसकी वजह उसको भी ज़्यादा रिस्क हो सकती है कि ग्लोकोमा हो जाए, क्योंकि उसका भी कॉर्निया जो है ना वो बहुत थिन होती है, तो इस वजह से उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस डायग्राम में देख लें, तो इस डायग्राम में क्या हो गया है, यहाँ पे ट्रबकुलर मेशवर्क जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जो एंगल है वो क्लोज्ड हो गया है। ट्रबकुलर मेशवर्क जो है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत क्लोज्ड हो गया है। ठीक है, और इसका एंगल जो है ना वो भी ख़राब हो गए हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा हो गई है। फिर हमारे साथ आते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। ठीक है, ये नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, अब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये जो थर्ड क्या है टाइप है ग्लूकोमा की, और ये एक ऐसी टाइप है जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज नहीं होती, लेकिन क्या हो जाता है कि ये जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और फिर भी जो रेटिना है, इसकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाते हैं, और डायरेक्ट ही क्या कास हो जाती है, जो ग्लूकोमा है वो कास हो जाती है। ठीक है, इसकी मेन रिस्क फैक्टर क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, लो आई जो आईओपी है वो बिल्कुल लो होती है, मतलब नॉर्मल होती है ज़्यादातर। ठीक है, लो भी नहीं होती बल्कि नॉर्मल होती है, और ज़्यादातर जिपिनिस में होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर लिखा गया है कि यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के इसकी जो हिस्ट्री है वो बता देती हूँ, इसकी ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है, तो लिखा गया है कि नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा अकर व्हेन आई प्रेशर इज नॉर्मल। ठीक है, जब भी हमारे साथ आई प्रेशर नॉर्मल हो तो ये नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा जो है ना वो अकर हो जाती है, और इसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल विजन लॉस होती है। ठीक है, लोअरिंग आई ब्लड प्रेशर, जो आई का जो सॉरी ब्लड प्रेशर नहीं, प्रेशर, जो आई का प्रेशर है वो कुछ मेडिकेशन की वजह से या किसी भी डिजीज़ की वजह से ये लो हो जाती है। जब ये लो हो जाती है तो इसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि ये जो प्रेशर है ये जब ज़्यादा लो हो जाए तो ग्लूकोमा इसकी वजह से भी कास हो सकती है। ठीक है, लेकिन तो इस वजह से कहा गया है कि जो ग्लूकोमा का जो प्रेशर है आई का वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये लो भी हो जाए तो तब भी ग्लूकोमा हो सकती है, अगर हाई भी हो जाए तब भी ग्लूकोमा हो सकती है। ठीक है, स्टूडेंट्स, फिर क्या आता है कि अगर हमारे साथ ट्रीटमेंट इज़ जनरली द सेम एज पर ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए और इसके लिए जो नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा है, इन दोनों के लिए जो ट्रीटमेंट है वो सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे साथ तो ओपन एंगल ग्लूकोमा की तरह थोड़ी थोड़ी आती है। फिर हमारे साथ आता है टाइप ऑफ ग्लूकोमा। अब फर्दर जो टाइप ऑफ ग्लूकोमा है उसमें कंजेनिटल आती है, कंजेनिटल जो कि बाय बर्थ होती है। ठीक है, और जुवेनाइल, जो कि जुवेनाइल जब भी आ जाए, जैसे कि हमने अर्थराइटिस में पढ़ा था कि जुवेनाइल अर्थराइटिस, तो जुवेनाइल जो होती है ये यंग एज में होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि चिल्ड्रन में भी हो सकती है, एडल्टहुड में भी, एडल्सेंट में भी हो सकती है, लेकिन यंग एज जो है ना वो बहुत कॉमन होती है जुवेनाइल में। ठीक है, तो जब हमारे साथ ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है ना वो जुवेनाइल एज में हो जाए, तो यानी जो यंग एडल्ट है उसमें हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि जुवेनाइल ग्लूकोमा हो गई है। सेकेंडरी जो है ना वो सेकेंडरी काज की वजह से, जैसे कि किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी मेडिकेशन की वजह से अगर ओपन ग्लो या क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गई, तो तब हम कहेंगे कि सेकेंडरी ग्लूकोमा हो गई है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं डिटेक्टिंग ग्लूकोमा हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, यानी किस तरह से हम डायग्नोस करते हैं कि हमारे साथ ग्लूकोमा हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो टेस्ट है, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, रेगुलरली ग्लूकोमा की चेकअप करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे साथ कुछ रूटीन ले आई के टेस्ट मौजूद होते हैं, जैसे कि अप्थल्मोस्कोपी हो गया, जो कि हमारे साथ अप्थल्मोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके ज़रिए से हम आई के पंडस को देखते हैं और हमें मालूम होता है कि
आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, यानी जो नर्व है वो डैमेज हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। और इस दौरान हम ऑप्थेल्मोस्कोप प्लस लाइट सोर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आई के लिए। एडिशनल टेस्ट में हमारे साथ आते हैं पेरीमेट्री। पेरीमेट्री जो है ना, ये हमारे साथ विजुअल फील्ड के टेस्ट को हम कहते हैं, यानी इसमें पेशेंट का जो विजन है उसको हम चेक करते हैं, इक्विटी को टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि आई की इक्विटी किस तरीके से, विजन इक्विटी किस तरीके से है, आई में ब्लडनेस या हेज को भी हम चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पेरिफेरल विजन लॉस या सेंट्रल विजन लॉस हो गई हो, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम कुछ और टेस्ट करते हैं जिसको हम जूनियोस्कोपी कहते हैं। जूनियोस्कोपी जो है ना, ये हमारे साथ एक पेनलेस आई टेस्ट होता है, इसमें पेन नहीं होता लेकिन हम एंगल को चेक कर देते हैं, ठीक है, कि कॉर्निया और आइरस के एंगल जो है ना वो किस तरह के से है। अगर उसमें कोई एंगल की प्रॉब्लम आ गई है तो कहीं ऐसा ना हो कि ओपन एंगल ग्लोकोमा हो या क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा हो, इसको हम चेक कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ दूसरा टेस्ट आते हैं जिसको हम कहते हैं टोनोमेट्री। टोनोमेट्री हमारे साथ एक टोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ज़रिए से हम आई का जो प्रेशर होता है, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, उसको हम चेक कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ कुछ 4 की फैक्ट है जिसकी वजह से हम क्या कर देते हैं कि ग्लूकोमा की वजह से ये भी हो सकती है, ठीक है, और ग्लूकोमा जो है ना वो हम केयर कर सकते हैं कि नहीं, इसके साथ साथ ग्लूकोमा के सिम्टम वगैरह की बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखा गया है कि 4 की फैक्ट अबाउट ग्लूकोमा, जिसमें फर्स्ट वन हमारे साथ क्या है कि ग्लूकोमा इज़ अ लीडिंग काज। ग्लूकोमा जो है ना वो हमारे साथ लीडिंग काज है किस चीज़ की, ब्लाइंडनेस की, यानी ग्लूकोमा की वजह से ब्लाइंडनेस काज हो सकती है अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, ठीक है। फिर लिखा गया है कि देयर इज़ नो क्योर। ग्लूकोमा का कोई भी क्योर नहीं होता, बल्कि ग्लूकोमा को हम मैनेज करते हैं कि फर्दर जो विजन लॉस है उससे पेशेंट प्रिजर्व रहे या प्रिवेंट रहे, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है एवरीवन इज एट रिस्क ऑफ ग्लूकोमा। हर इंसान को हो सकती है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये ओल्डर एज में होती है एज़ कम्पेयर टू बेबीज़। और बेबीज़ में ज़्यादातर जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे ज़्यादातर हाई रिस्क होती है बेबीज़ में ग्लूकोमा को, लेकिन वो भी आउट ऑफ 10,000 में एक बेबी को हो सकती है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि देयर मे बी नो सिम्टम टू वार्न इट, ठीक है, इसकी आगाह करने के लिए कोई भी सिम्टम नहीं होती, लेकिन टाइम के साथ साथ जो पेशेंट है उसकी विजन लॉस हो जाती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है, ठीक है। विद ओपन एंगल ग्लूकोमा द मोस्ट कॉमन फॉर्म, देयर आर पर्टिकुलरली नो सिम्टम। यहाँ पे कोई भी सिम्टम नहीं होती, लेकिन क्या होता है ये पेनलेस भी होती है, पेन भी नहीं होता, लेकिन जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आई की विजन जो है ना वो कम हो जाती है, एंड जो रेटिना पे जो ऑप्टिक नर्व है वो प्रेजेंट होते हैं वो उसकी डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकती है और हमें पता चल जाता है। तो ये 4 ही फैक्ट जो है ना ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि एक जो है ना वो हमारे साथ क्या है कि ग्लूकोमा की वजह से ब्लाइंडनेस काज हो सकती है। दूसरा, अगर ग्लूकोमा को हमने ट्रीट नहीं किया तो तब हमारे साथ ब्लाइंडनेस काज हो सकती है, ठीक है, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं आई विजन की लॉस जो होती है उससे, ठीक है। दूसरा है कि ग्लूकोमा की हाई रिस्क जो है ना वो ज़्यादातर ओल्डर एज में होती है एज़ कम्पेयर टू बेबीज़, लेकिन जो बेबीज़ होती है जो यूनाइटेड स्टेट में होती है उसमें हो सकती हैं ज़्यादा रिस्क उसको हो सकती है, क्योंकि उन लोगों का जो कॉर्निया होती है वो थिन होती है, ठीक है, ज़्यादातर। एंड दूसरा ये कि इसकी कोई भी क्या नहीं होती, सिम्पटम ज़्यादातर नहीं होती जो ओपन एंगल होती है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई के डिसऑर्डर हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद ईयर के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोग हासिल कर सकते हैं इस रेफरेंस की वजह से, ठीक है, रेफरेंस में दिए गए हैं कि कहाँ से ये स्लाइड दिए गए हैं, और अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।